नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति के पद और उसकी शक्तियाँ, उसकी योग्यताएं, कार्यकाल इत्यादि का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मॉरिस थोरेज एक विचारक हुए हैं। उनका ये कहना है फ्रांस के पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के बारे में कि पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ 19वीं शताब्दी के सम्राटों से भी अधिक महान हैं। फ्रांस का संविधान या फ्रांस का इतिहास निरंकुश सम्राटों के लिए जाना जाता है और फ्रांस के पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के लिए ये कहा जाना कि उसकी शक्तियाँ 19वीं शताब्दी के निरंकुश सम्राटों से भी अधिक है, तो यह कौतूहल का विषय बनता है कि आखिर फ्रांस के राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं, उसका पद और उसकी योग्यताएं क्या हैं। यदि हम पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की बात करें, उससे पूर्व यह जानना ज़रूरी होगा कि इससे पूर्व के गणतंत्र के राष्ट्रपतियों की स्थिति कैसी थी। प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम गणतंत्र का तो संविधान ही, जो कि 1792 में बना था, ये संविधान तो लागू ही नहीं हो पाया। प्रथम गणतंत्र का संविधान बिना लागू हुए समाप्त हो गया। द्वितीय गणतंत्र का संविधान मात्र 3 वर्ष चला। 1848 में लागू हुआ था और 1851 में एक विद्रोह के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो गणतंत्र का संविधान है वो 1875 में लागू हुआ और लगभग 70 वर्ष तक वो अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं के दौर से गुजरते हुए 70 वर्ष तक यह संविधान चलता रहा। तीसरे गणतंत्र के संविधान ने यद्यपि अनेक ऐसे दौर देखे जब सरकारों का बार बार पतन हुआ और सरकारें सफल नहीं रही, किंतु यह संविधान किसी तरह चलता रहा। चौथे गणतंत्र का संविधान जो कि 1846 में लागू हुआ और 1946 में लागू हुआ और 1958 में तो मात्र 12 वर्ष के लिए ये संविधान चला था। इस संविधान की नियति भी ठीक नहीं थी और इस संविधान की सरकारों के बारे में यह कहा जाता है कि ये औसत 6 महीने से अधिक कोई भी सरकार चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत नहीं रह पाई। इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही चौथे गणतंत्र तक फ्रांस में सरकारें जो हैं वो किसी भी संविधान के अंतर्गत स्थिर रूप से नहीं चल पाई थी। फ्रांस की शासन व्यवस्था स्थिर नहीं थी, असफल सरकारें थी, एक के बाद एक विद्रोह होते चले गए। कभी राजतंत्र आया, कभी गणतंत्र आए, कभी अनेक प्रकार से अन्य अनेक प्रयोग भी वहाँ पर परामर्शक या सलाहकार जैसे प्रयोग भी किए गए। इन सब विशेषताओं या इन सब जो अस्थिरता और अनिश्चितताओं से भरे हुए माहौल का जो अंत है वो पंचम गणतंत्र के संविधान में होता है। तीसरा और चौथा गणतंत्र के जो संविधान थे वे ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली वाले संविधान थे। संसदात्मक शासन में जो राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति होता है वह केवल नाम मात्र का शासक होता है और संसद सर्वे सर्वा होती है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका के अधिकार रखते हैं। इसलिए तीसरे और चौथे गणतंत्र के संविधानों में राष्ट्रपति के पास कोई भी वास्तविक शक्तियाँ नहीं थी। सरकारों के बार बार होते हुए पतन को भी इन संविधानों में राष्ट्रपति रोक नहीं पाए। यदि तीसरे और चौथे गणतंत्र के राष्ट्रपतियों की बात करें तो इन दो संविधानों में कुल 16 राष्ट्रपति हुए और ये 16 के 16 राष्ट्रपति ही बेहद थके मांदे राजनीतिज्ञ थे। ये अधिकांशतः वयोवृद्ध नेता थे जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। इनके नए रूप में कुछ कर गुजरने की इनकी जो इच्छा शक्ति थी वो नहीं थी।
इनमें से अधिकांश राष्ट्रपति जो हैं वो या तो संसद के अध्यक्ष थे अथवा संसद के सदस्य थे। इस तरह से अधिकांश राष्ट्रपति, ये जो 16 के 16 राष्ट्रपति यदि हम कहें, इनकी पृष्ठभूमि ये थी कि ये सभी संसद के सदस्य रहे थे। और किंतु फिर भी इन राष्ट्रपतियों की स्थिति या इनका जो कार्यकाल था वो असफल कार्यकाल रहा। इनमें से अधिकांश राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाए, कुछ को हटा दिया गया, कुछ को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया, कुछ को भगा दिया गया, कुछ की हत्या हो गई। इस तरह से जो है वो असफल इतिहास फ्रांस में राष्ट्रपति के पद का रहा है। और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो 1789 में हुई और उसके पश्चात का जो इतिहास है, उस इतिहास को बदलने के लिए, अर्थात एक अस्थिर सरकारों वाले दौर से फ्रांस को निकालने के लिए पंचम गणतंत्र का संविधान मुख्य रूप से जाना जाता है। और पंचम गणतंत्र के संविधान में तीसरे और चौथे गणतंत्र के संविधानों से क्या खास भिन्नता है, या तीसरे और चौथे गणतंत्र के संविधानों से पांचवें गणतंत्र का संविधान किस बात में मूलतः भिन्न है, यदि एक शब्द में इसका उत्तर दिया जाए तो वो है राष्ट्रपति पद की स्थिति। जहां पूर्व के संविधानों में राष्ट्रपति का पद अत्यंत ही औपचारिक और शक्तिहीन था, वहीं पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है, जिसके बारे में हमने अभी अभी ये कहा कि उसकी शक्तियाँ इतनी महान हैं कि वो 19वीं शताब्दी के जो सम्राट है उनसे भी अधिक शक्तियों का धारक और वाहक है। इतने महत्वपूर्ण शक्तियों का जो सत्ताधारी राष्ट्रपति है, उसी ने फ्रांस को स्थिरता के युग में प्रवेश दिलाया। और 1958 के बाद से आज तक फ्रांस का जो संविधान है वो एक सफल संविधान के रूप में जाना जा सकता है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम फ्रांस के राष्ट्रपति की योग्यताओं की यदि चर्चा करें तो फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का संविधान है वो राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं करता। अर्थात मताधिकार प्राप्त कोई भी व्यक्ति फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। यद्यपि व्यवहार में यह अलग बात है कि एक बहुत ही मंझा हुआ जो राजनीतिज्ञ है वो ही फ्रांस का राष्ट्रपति बन सकता है। उसका राजनीतिक इतिहास बहुत जो है वो मजबूत होना चाहिए। इन व्यावहारिक विशेषताओं के अलावा उसकी जो योग्यताएं हैं, संविधान में उसकी किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि चतुर्थ गणतंत्र में एक योग्यता का उल्लेख था और जो निर्योग्यता थी वो कि राजवंश का कोई व्यक्ति फ्रांस का राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा। और किंतु पंचम गणतंत्र के संविधान में इस निर्योग्यता को भी हटा दिया गया है। अब फ्रांस का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति बनने के योग्य है, केवल उसे मताधिकार के योग्य होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। यदि उसके कार्यकाल की बात करें तो जो मूल संविधान था 1958 का संविधान, उसमें पंचम गणतंत्र के इस राष्ट्रपति के 7 वर्ष की कार्यावधि थी। उसका कार्यकाल चतुर्थ गणतंत्र के समान ही 7 वर्ष था। किंतु सन 2000 में जो जनमत संग्रह हुआ था, उस जनमत संग्रह में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया था। और 2008 में फिर से जो जनमत संग्रह हुआ और जो 2008 में जो संवैधानिक कानून बनाया गया, जनमत संग्रह नहीं हुआ, 2008 में जो कानून बनाया गया, उस कानून से ये तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति 2 बार से अधिक जो है वो इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अर्थात एक व्यक्ति यदि 2 कार्यकाल राष्ट्रपति बन गया है तो अब अमेरिका के समान ही यहाँ भी उसकी अधिकतम जो कार्यावधि है वो 2 कार्यकाल ही है, वो तीसरे के लिए नहीं चुना जा सकता। यह जो व्यवस्था लागू हुई है ये 2008 के बाद से लागू हुई है। यदि उसकी
यह बात करें कि यदि उसका जो कार्यकाल है उससे समाप्त होने से पहले ही यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो जो सीनेट का सभापति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। किंतु यह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है यह राष्ट्रीय परिषद को भंग करना और जनमत संग्रह करवाना, ये दो जो कार्य हैं वो नहीं कर पाएगा। अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल काम चलाऊ कार्य ही करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? इस पदच्युति के बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ का जो संविधान है वो महाभियोग की प्रक्रिया की बात तो नहीं करता, किंतु उसकी पदच्युति की चर्चा करता है। और वो इस प्रकार हो सकती है कि यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का बहुमत से निर्णय करते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तो ये प्रस्ताव दोनों सदन जो हैं वो बहुमत से प्रस्तावित करते हैं। यह जो प्रस्ताव है जो कि दोनों सदनों के बहुमत से पास हो चुका है, इसके बाद में ये हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट जो बनेगा राष्ट्रपति की पदच्युति के लिए, यह विशेष हाईकोर्ट होता है जिसमें संसद के दोनों सदन हाईकोर्ट के रूप में तब्दील हो जाते हैं, हाईकोर्ट के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि फ्रांस की संसद ही हाईकोर्ट का रूप धारण कर लेती है। संसद ही अर्थात व्यवस्थापिका ही न्यायपालिका का रूप धारण कर लेती है जब फ्रांस के राष्ट्रपति की पदच्युति का प्रस्ताव पर विचार करना होगा तब। और यह जो हाईकोर्ट है ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के बनेगा। यदि यह हाईकोर्ट अगर इस प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार उसे हटाने की ये जो प्रक्रिया है ये निश्चय ही एक कठिन प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता था और वो जो निर्वाचक मंडल है वो निश्चित समय पर राष्ट्रपति के लिए मतदान करता था। इस निर्वाचक मंडल में फ्रांस के जो सबसे छोटे गांव हैं या जो काउंटीज़ हैं, फ्रांस के जो नगर हैं, 1000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, फिर 2000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, 5000, 30,000, ऐसे सभी क्षेत्रों के जो नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ की जो स्थानीय निकाय हैं, उनके अध्यक्ष के अलावा यानी कि मेयर के अलावा अतिरिक्त मेयर के अलावा वहाँ के अन्य प्रतिनिधि, इस तरह से क्रमवार उनकी संख्या बढ़ती चली जाती थी। जैसे यदि 1000 की जनसंख्या वाला कोई क्षेत्र है तो वहाँ का मेयर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। यदि 1000 से 2000 के बीच की जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर मेयर और उसका एक फर्स्ट डेप्यूटी मेयर, ये 2 प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल में होंगे। यदि 5000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो उसमें एक मेयर, एक डेप्यूटी मेयर, एक अतिरिक्त, इस प्रकार से ये संख्या बढ़ते बढ़ते इस तरह से हो जाती थी कि यदि 30,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो उसके बाद में जो है वो इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती थी और प्रति 1000 पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को चुना जाता था। समुद्र पार के जो फ्रांस के जो क्षेत्र हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता था। कुल मिलाकर के निर्वाचक मंडल जो था वो इस प्रकार से बनता था कि फ्रांस के सभी क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले जो स्थानीय सरकारों के जो मेयर हैं या डिप्टी मेयर हैं या जो अन्य पार्षद हैं, ये सभी पार्षद मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते थे। किंतु 1962 तक 4 वर्षों में इस प्रणाली की आलोचना हुई थी और जो राष्ट्रपति जो डिगॉल हैं उनका ये कहना था, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे पंचम गणतंत्र के, डिगॉल का ये कहना था कि यदि राष्ट्रपति को
वास्तव में जनता का प्रतिनिधि बनाना है तो फ्रांस में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का करवाया जाना चाहिए, निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। और उनकी यह जो इच्छा थी इसको जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो जनता से स्वीकृति ली गई और 1962 में जनमत संग्रह में इसे स्वीकार कर लिया गया और 1962 से आज तक फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और 2000 के बाद में यह 5 वर्ष के लिए, उससे पहले 7 वर्ष के लिए चुना जाता था। और एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस प्रकार से यदि हम इसकी योग्यताओं की और इसकी अन्य सभी बातों की यदि चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो एक मंजा हुआ राजनीतिज्ञ होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण उसकी जो शक्तियां हैं, संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं, उससे भी अधिक प्रभाव वाला व्यक्ति वह बन चुका है। उसके कार्यकाल की सीमावधि को कम करना निश्चित रूप से उसको अधिनायक बनने से रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि अब वह एक व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।